हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज के अपने इस क्लास के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो मैंने आपके बोर्ड के लेफ्ट में आपके लिखे हैं आपके लिए कि जो जो टॉपिक कवर होंगे। और कहने का मतलब है आज के सिंगल लेक्चर के अंदर जो कंप्लीट आपकी यूनिट सेकंड है वो पूरी की जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। जो ये फर्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये हमने क्लास 10 से ही स्टार्ट कर दिया था सीखना। इलेक्ट्रिक करंट आपकी डे टू डे की लाइफ के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो करंट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। मिस इलेक्ट्रिक करंट और बोलो तो इलेक्ट्रिसिटी इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, राइट। सो उसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिकल करंट में करंट का सिंबल होता है आई, जो dq बाई dt होता है। यहाँ पे dq बाई dt चेंज को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट एम्पियर होती है और करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये थोड़ा सा नया है, स्केलर क्वांटिटी क्यों? करंट के पास तो डायरेक्शन भी है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। जो आपका कन्वेंशनल करंट है प्यारे बच्चों, वो सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की साइड पे मूव करता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन से अपोजिट। मैग्नीट्यूड भी है करंट का, लेकिन फिर भी हमने इसको स्केलर क्यों बोला? सो उसका रीजन है बेटा, एक आपके पास 11th क्लास में आपने स्केलर अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा स्टडी किया था। तो जो स्केलर अलजेब्रा है, करंट अपने ऐड होने के लिए उसकी हेल्प लेता है। मीन्स व्हेन वी ऐड द करंट फ्रॉम टू डिफरेंट ब्रांच या 3 डिफरेंट ब्रांच, तो वहां पे आपका वेक्टर अलजेब्रा अप्लाई नहीं होता, वो स्केलर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग मींस i इक्वल टू i1 प्लस i2 इस सीक्वेंस में आपका ऐड होता है। सो इसीलिए आपका करंट वेक्टर होते हुए भी क्या है, एक टाइप से स्केलर है। नेक्स्ट थिंग इज करंट डेंसिटी। ये इससे सेकेंड यूनिट में आपका करंट के अलावा करंट डेंसिटी को भी डिस्कस करेंगे हम। J इज द सिंबल फॉर करंट डेंसिटी। इंटरेस्टिंग बात क्या है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो करंट डेंसिटी आपका होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। J जो आपका करंट डेंसिटी है वो रेशियो होता है करंट अपॉन एरिया का, तो उसकी यूनिट भी क्या हो जाएंगी, एम्पियर मीटर -2। नेक्स्ट इज फैक्टर ऑन विच करंट डिपेंड्स। किन किन फैक्टर पे करंट आपका डिपेंड करता है? तो हमने जब क्लास में डिटेल में ये टॉपिक पढ़ा था, तो हमने वहां पर ड्राइव करना सीखा था एक नया फॉर्मूला करंट का। किस फॉर्म में? I इज इक्वल टू ANEVD की फॉर्म में। यहां पे A आपका कंडक्टर का एरिया होता है, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपके हैं, E एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और VD आपका होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर आपका करंट डिपेंड करता है। जैसे फ्री चार्ज डेंसिटी पे, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता था? क्या हमने फॉर्मूला स्टडी किया था? अपने क्लास टाइम की बात कर रही हूं मैं, E टाउ बाय N। यहाँ पे E आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, ये जो टाउ सिंबल है ये आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है। M आपका एक इलेक्ट्रॉन का मास और E आपका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, राइट। सो ये एक्सप्रेशन था हमारा। सो यहां से भी हम बता सकते हैं कि करंट आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है इस रिलेशन से। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यस, आप बोलेंगे कि मैम इस फॉर्मूला में तो कहीं पे भी टेम्परेचर नहीं है, तो हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं, जो चीज डायरेक्टली फॉर्मूला में नहीं होती हम बोल देते हैं कि ये चीज तो उस चीज से इंडिपेंडेंट है। लेकिन करंट का टेम्परेचर के साथ रिलेशन है बेटा, वो डायरेक्ट आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा यहां ध्यान दें। करंट का अपने पास फॉर्मूला होता है ANEVD, राइट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड फॉर्म में E टाउ बाय M। अब यहां पे जो ये टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम है, इसका टेम्परेचर के साथ इनवर्स का रिलेशन होता है। मींस टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√T। सो कहने का मतलब है एक टाइप से करंट भी किससे रिलेट कर गया, टेम्परेचर से। क्यों? क्योंकि करंट डिपेंड करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम पे, और रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। सो इन दिस मैनर वी कैन सी हाउ करंट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। So this is the easiest topic of this unit, सबसे आसान टॉपिक है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ओम्स लॉ। ये टॉपिक भी हम 10th क्लास में करके आ चुके हैं, सो वेरी इजी है।
2 और 3 मिनट में अपना कवर हो जाएगा। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ सिंपलेस्ट हमने 10th क्लास से क्या पढ़ा है? V इक्वल टू आई आर, मीन्स V इज प्रोपोर्शनल टू I व्हेन R इज कांस्टेंट, या फिर V इक्वल टू आई आर। इस बेसिस पे आपके 2 टाइप के आपके कंडक्टर्स होते हैं, ओमिक और नॉन ओमिक। ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो आपके ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। अब कई बच्चे ये पूछते हैं कि मैम ये V इक्वल टू आई आर, क्या ये फॉर्मूला ओमिक और नॉन ओमिक में अप्लाई होगा? तो ये दोनों में ही अप्लाई होता है बेटा, दोनों के लिए ही वैलिड है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या हुआ ओमिक नॉन ओमिक में? ओमिक के अंदर रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट होता है बेटा, ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन नॉन ओमिक में V इक्वल टू आई आर इज वैलिड, बट R इज नॉट कांस्टेंट। R आपका इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, R आपका डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट चलेगा। सो ये डिफरेंस है दोनों टाइप के कंडक्टर्स के अंदर। फिर मैंने ये जो ऊपर लिखा है ये क्या है? ये आपके 12th क्लास के लेवल का है। आपने माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पढ़ी थी ओम्स लॉ की, जिसके अंदर J इज प्रोपोर्शनल टू E, मींस करंट डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। जब प्रोपोर्शनल को हटाया तो कोई कांस्टेंट आया जो आपका है सिग्मा। सिग्मा इज द सिंबल फॉर कंडक्टिविटी, रो इज द सिंबल फॉर रेजिस्टिविटी, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी? दैट इज रेसिप्रोकल, मींस कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टिविटी। अब यहां से देखें, एक आपके पास सिंपल फॉर्मूला है V इक्वल टू आई आर, यहां से I निकाल सकते हो, V निकाल सकते हो, R निकाल सकते हो। यहां पे जो आपका R है वो आपका 1 सिग्मा L बाई A होता है, तो 1 सिग्मा को आप रो भी लिख सकते हो, क्योंकि इनका आपस में किसका रिलेशन है? रिवर्स का रिलेशन है। सो ये टॉपिक के अंदर मैंने जो नई चीज बताई है, क्योंकि ये सारी चीज 10th लेवल की है बेटा, आप सीख के आए हो, मैं जस्ट उस चीज को रिवाइज करवा रही हूं आपको। ये जो है ये नया है, J इक्वल टू सिग्मा E, या अगर मैं इसको क्या लिखूं? E इक्वल टू J बाय सिग्मा, या फिर E इक्वल टू, ध्यान से सुनना, दिस इनटू रो। अब इसको कंपेयर करते हैं सिंपल फॉर्मूला से। सो V इक्वल टू आई आर। अब आप मैच करो बेटा इन दोनों को। सिंपल में जो V है यहाँ पे वो रोल E प्ले कर रहा है, यहाँ पे जो रोल I प्ले करता था वो J कर रहा है। यहाँ पे जो R का था वही रोल किसका है? यहाँ पे रो का है। सो इसीलिए ये इसकी क्या है? ओमिक, जो ओम लॉ है आपकी, उसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है जो 12th क्लास में हमने सीखी है। सो नेक्स्ट, इसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को पढ़ेंगे अभी, और फिर हम टेम्परेचर का देखेंगे बेटा रिलेशन, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर को स्टडी करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस यूनिट से ग्राफ का जो क्वेश्चन आता है वो इसी चीज पे आता है बेटा, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। आपकी एनसीईआरटी की बुक में कई अल्फा के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं, सोल्ड एग्जांपल भी है, और आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। हियर इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, रो L बाई A। इस फॉर्मूला के अंदर अगर आप रेजिस्टिविटी की वैल्यू को mne² टाउ पुट करते हो तो अपने पास रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला आ जाएगा बेटा। ये वाला फॉर्मूला ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, साथ ही आपकी इस बात में हेल्प करेगा कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ में कैसे रिलेट करता है, डायरेक्टली या इनवर्सली। नेक्स्ट थिंग, अगर रेजिस्टिविटी की बात की जाए तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आपकी ओम मीटर होती है। रेजिस्टिविटी पे एक क्वेश्चन आपका आ सकता है बेटा, क्या कई बार ये दिया जाता है एग्जाम में कि आपके पास एक वायर है, वायर की लेंथ बढ़ा दी, एरिया कम कर दिया, तो बताओ उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और 4 ऑप्शन आपको दिए मिलेंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टिविटी है वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। कई बच्चे पजल होते हैं कि मैम देखो यहां से अगर आप रो को निकालो तो वो RA/L हो जाएगा, नो डाउट है ना। लेकिन प्रैक्टिकली जब करके देखा जाता है बेटा, सपोज आपके पास ये जो चोक है, सपोज ये कोई वायर है कॉपर की, ठीक है, इसको आप इंक्रीज डिक्रीज करते हो तो उससे इसकी रेजिस्टिविटी पे डिपेंड, मतलब इसकी रेजिस्टिविटी पे चेंज नहीं आएगा, इसके रेजिस्टेंस पे चेंज आएगा। सो आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। लेकिन फिर अगर बात की जाए कि रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, तो वो डिपेंड करेगी नेचर पे। सपोज क्वेश्चन में ये होता कि
कॉपर की वायर है, फिर आपने उसको रिमूव करके कोई आयरन की वायर लाई या किसी और मटेरियल की आप वायर लेके आए, उसकी आपने लेंथ इंक्रीज डिक्रीज की, उस टाइम पे फिर आपकी रेजिस्टिविटी के अंदर चेंज आएगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी जो वायर है उसी की लेंथ में, एरिया में कुछ आप प्लस माइनस करते हो तो उससे रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वो सेम रहती है। और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मींस रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, वो नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट थिंग इज, कई बार आ जाता है बेटा होलो सिलेंडर का रेजिस्टेंस निकालें, होलो का। तो होलो सिलेंडर पे दो रेडियस होती है, एक R1 इनर और एक आउटर वाला जो उसका आउटर सरफेस होता है उसका। तो सेम फॉर्मूला के अंदर जस्ट आपको ये, क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो वहां पे आपको ये R1 R2 को इंट्रोड्यूस करना है। तो ये न्यूमेरिकल, ये जो आपका फॉर्मूला ये न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट थिंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आपने ये फॉर्मूला है जो R2 माइनस R1 इंटू T2 माइनस T1, आपको ये रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी कर सकते हो, रेजिस्टिविटी की भी फॉर्म में कर सकते हो, मैंने इनको दोनों को लिखा है। सो मैं इस फॉर्मूला की बात कर रही थी जहां से एनसीईआरटी की बुक में सोल्ड एग्जांपल भी दे रखा है और एक्सरसाइज में भी। सो इस पे आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। कई बार ये पूछा जाता है बेटा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट मेटल्स के लिए, जब कंडक्टर की बात की जाए तो क्या होता है, वो आपका पॉजिटिव होता है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो अल्फा आपका नेगेटिव होता है। इसका क्या मीनिंग है? अल्फा पॉजिटिव का मीनिंग है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ रहा है, तो वो होगा पॉजिटिव। अगर एक चीज को कम कर रहे हो दूसरी भी कम हो रही है, तो इसका मतलब वो दोनों क्या है, बैलेंस में चल रहे हैं। सो दैट मीन्स मेटल के केस में, कंडक्टर के केस में अल्फा पॉजिटिव होता है। इसका मीनिंग है टेम्परेचर इंक्रीज तो उनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज तो करंट डिक्रीज। आपको ऐसे रिलेशन याद करना है। और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में वो आपका क्या होगा, नेगेटिव का मीनिंग है अगर आप किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसका ये मीनिंग है। सो यहां से भी आपको कोई क्वेश्चन बन सकता है, कोई ग्राफिकल क्वेश्चन। सो आपकी बुक में ग्राफ है, क्लास में हमने वो सारे ग्राफ डिस्कस किए हैं। सो स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट आपका इस वाले टॉपिक से न्यूमेरिकल आ सकता है रेजिस्टेंस टॉपिक पे। रेजिस्टेंस पे कैसे, उसको डिस्कस करते हैं कि कुछ ऐसे शॉर्टकट्स है, सिंपल फॉर्मूले, अगर आपकी वो सेम सिचुएशन आती है क्वेश्चन में तो आप बिना उसको निकाले डायरेक्ट उन फॉर्मूला को पुट कर सकते हो। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट्स, ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है बेटा जो आपको रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में आपकी हेल्प करेंगी। आपके एमसीक्यूज में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सेम सिचुएशन आती है तो आप डायरेक्टली इनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए, राइट। यहां पे अगर पर्टिकुलर वायर है तो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स, उसका रो तो फिक्स हो गया। अब हम उसके एल या ए में चेंज कर सकते हैं। अब अगर एल या ए में चेंज करेंगे तो उससे आर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें देखना है। तो मैंने दो केस माने हैं। केस फर्स्ट के अंदर वेरिएशन विद लेंथ, इसके दो पार्ट हैं। उसके बाद केस बी के अंदर मैंने वेरिएशन विद एरिया और थिकनेस इसके साथ किया है, तो उसके 3 केस हैं। तो टोटल ये 5 सिचुएशंस हैं बेटा। इनमें से अगर कोई आता है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे नंबर 1 है, इफ अ वायर इज कट टू अल्टर इट्स लेंथ, आपने उसको ऐसे कट किया कि उसकी लेंथ पे इफेक्ट पड़ता है, देन एरिया रिमेन्स सेम, और साथ के साथ एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेंथ आपने इस टाइप से कट की उसकी कि एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो आप डायरेक्टली R इज प्रोपोर्शनल टू L ये अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूला। नेक्स्ट है, इफ ए वायर इज स्ट्रेच और फोल्ड, या तो आपने स्ट्रेच किया या उसको फोल्ड किया इस टाइप से कि एरिया वेरीज बट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, एरिया पे फर्क पड़ता है लेकिन वॉल्यूम उसका सेम है, तो उस टाइम पे आप R का L के साथ स्क्वायर का रिलेशन अप्लाई करोगे, मींस R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। कंफर्म। नेक्स्ट है, एरिया या थिकनेस के साथ में क्या रिलेशन है। यहां से यस, अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो, अपना जो क्लास 11th का फर्स्ट आपका जो चैप्टर है एरर वाला, तो यहां से आप इस टाइप से अप्लाई कर सकते हो इस पर, डेल R बाई R, ये 2 आगे आ गया, डेल L बाई L, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो आंसर। यस, बी केस में फर्स्ट जो अपना पार्ट है वो है इफ एरिया इज इंक्रीज और डिक्रीज, या एरिया को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो बट लेंथ इज केप्ट सेम, लेंथ आपकी सेम है, तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर सर्कुलर वायर है तो एरिया में कहीं R होगा, तो आप ये वाला R इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो।
वो क्वेश्चन की सिचुएशन पे होगा बेटा कि डायरेक्ट एरिया गिवन है या रेडियस गिवन है आपको, या थिकनेस आपको गिवन है वायर की। नेक्स्ट है इफ एरिया इज इंक्रीज डिक्रीज, एरिया को करते हैं बट वॉल्यूम रिमेन सेम, अगर वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो आप अप्लाई करोगे r इज प्रोपोर्शनल टू 1/a² और r की पावर 4 वाला पार्ट, मींस यहां अगर स्क्वायर होगा तो r की पावर में 4 आ जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा क्रिटिकल सा है, जे मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन एक बार आए थे, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना। सपोज किसी वायर का रेजिस्टेंस r है बेटा, ठीक है, हाफ ऑफ दिस वायर इज स्ट्रेच टू डबल, पूरी वायर में से आधी को तो हमने क्या किया, इस टाइप से स्ट्रेच किया कि वो डबल हो जाए, एंड हाफ इज ट्विस्टेड, आधी को ट्विस्ट कर दिया टू डबल इट्स थिकनेस, कि उसकी थिकनेस डबल हो जाए। आपके पास एक सिंपल वायर है, उसके दो पार्ट किया आपने, पहले वाले पार्ट को इस टाइप से स्ट्रेच किया कि उसकी लेंथ डबल हो जाए, ठीक, दूसरे वाला जो पार्ट बचा उसको आपने इस टाइप से स्ट्रेच किया कि उसकी थिकनेस डबल हो जाए, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वैसे तो आप डायरेक्टली इसको भी एग्जाम में लर्न करके जा सकते हो, ऐसे सिचुएशन में 65r/32 आप डायरेक्ट ये रिलेशन याद कर सकते हो, ठीक है। ये आया कैसे, आधी जो वायर है जो आपने डबल की उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसको आपने एरिया बढ़ाया तो एरिया में आप ये देखें तो वहां पे आपका क्या आ जाएगा 1/16 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो ये कुछ छोटी सी एक आध आपकी ट्रिक्स है, ये जितना बुक्स को जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, डिफरेंट बुक्स को जो आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की होती हैं, तो ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स आप खुद भी बना सकते हो बेटा, और कॉपी में इनके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। सो स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो अब रिलेटेड है सोर्सेज ऑफ ईएमएफ और सेल से रिलेटेड है। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज सेल। जो आपका सेल है वो सोर्स का काम करता है किसी भी सर्किट में, या आपने बैटरी सुनी होगी, तो जो अपने सिलेबस में है बेटा उनको आप थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, जो सिलेबस में है विदाउट सिलेबस वालों को जस्ट नाम से ही हम पढ़ेंगे। सेल आपके 2 टाइप के होते हैं, एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये मेनली केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसमें जस्ट फिजिक्स का जितना पोर्शन चाहिए वो मैंने डाला है, ठीक है, डिटेल में आप केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो 2 टाइप के जो सेल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, इनमें क्या डिफरेंस होता है बेटा, मेनली प्राइमरी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जिस टाइम पे हम उस सेल को यूज करते हैं। इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो आपकी इरिवर्सिबल होती है, और इस टाइप के सेल के एग्जांपल आपका ड्राई सेल, डैनियल सेल, लैक्लेंचे सेल है, ठीक है। सेकेंडरी जो सेल है इसके अंदर भी एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, लेकिन पहले वो उस पर स्टोर की जाती है, और जिस टाइम पे हमें यूज करना होता है उस टाइम पे वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपकी कन्वर्ट होती है, लेकिन ये आपका जिस टाइम आपको यूज करना है उसी टाइम पे आपको होगा, उसको आप स्टोर करके रख सकते हो। और इसके अंदर केमिकल जो रिएक्शन है वो आपकी उसको आप इरिवर्सिबल बोल सकते, मतलब आपके रिवर्सिबल बोल सकते हो, दोबारा से कन्वर्ट हो सकती है। इस टाइप के सेल के आपके एग्जाम्पल हैं लेड एसिड एक्यूमुलेटर है आपका, और एक आपका एक और एक्यूमुलेटर है आपका, तो 2 टाइप के आपके एक्यूमुलेटर है इस टाइप के सेल की एग्जाम्पल। अपने सिलेबस में है प्राइमरी सेल और उसमें भी सिर्फ 2 सेल, डैनियल सेल और लैक्लेंचे सेल। सो डियर स्टूडेंट आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, प्रैक्टिकल जो है आपके इस यूनिट से रिलेटेड वो आपके पोटेंशियोमीटर और मीटर बेस्ड टॉपिक से है। तो जो आपका मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर है आपका, सो उसमें 2 प्रैक्टिकल है, एक में है 2 सेल का ईएमएफ कंपेयर करना। सो इसीलिए मैंने इनका डिटेल में इसका कंपोजिशन लिखा है, क्योंकि प्रैक्टिकल में हम डैनियल सेल और लैक्लेंचे सेल को ही कंपेयर करते हैं उनके ईएमएफ को, या इनमें से किसी एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं। सो प्लीज स्टूडेंट इनको आप फोकस करके थ्योरी पार्ट में और प्रैक्टिकल पार्ट में भी लर्न करना। जैसे ये जो सेल होते हैं इनसे जो ईएमएफ हमें मिलता है वो इससे हमें मिलता है 1.08 वोल्ट, लैक्लेंचे से मिलता है 1.5 वोल्ट। ये जो है आपका ये कांस्टेंट नहीं होता, ये इसके डिफेक्ट की वजह से, सेल के डिफेक्ट की वजह से चेंज होता रहता है। ये जो आपका 1.5 है लैक्लेंचे का, ये जिस टाइम पे आप सेल को प्रिपेयर करते हो उस टाइम पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, पोलराइजर है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आपने क्या लिया है, नेगेटिव पे आपने क्या लिया है, वो सारा मैंने कंपोजिशन लिख रखी है बोर्ड पे। आप वीडियो को पॉज करके इन सबको नोट कर सकते हो, इनको लर्न कर सकते हो ये स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम बात कर रहे हैं सेल की, तो सेल से रिलेटेड कुछ और आपके वर्ड्स हैं जो आपने सुने होंगे, बुक में पढ़े होंगे, जैसे ईएमएफ।
आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करें ईएमएफ की, तो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। ये किस टाइम पे मेजर किया जाता है? जब सर्किट के अंदर की आपने प्रेस नहीं की होती, ओपन सर्किट जब होता है, जब आपका सेल कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता, उस टाइम पे जो पोटेंशियल होता है उसका, वो होता है ईएमएफ। लेकिन जब हम की को प्रेस करते हैं, सर्किट पे करंट मूव करता है, तो उस टाइम पे जब उसके दो आप इलेक्ट्रोड पे उसका पोटेंशियल मेजर करोगे, तो वो आपका होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये डिफरेंस होता है, यहाँ पे कोई करंट ड्रॉ नहीं होता, यहाँ पे करंट ड्रॉ होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका ईएमएफ से कम होता है बेटा, ठीक है, जब आप उसको वर्किंग करवा रहे हो। लेकिन जब आप किसी सेल को चार्जिंग पे लगा देते हो, ध्यान से सुना मेरी बात, 99% केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस लेस है ईएमएफ से, लेकिन एक सिंगल 1% पे, मतलब जब आपका सेल चार्ज हो रहा है, वहां पे आपका पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाएगा ईएमएफ से। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट थिंग इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या चीज होता है बेटा? ये एक सेल का अंदर की ही प्रॉपर्टी है, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो अपने अंदर करंट के फ्लो का अपोज करता है, मीन सेल के अंदर, इसलिए इसको बोले इंटरनल रेजिस्टेंस। एक हम बाहर से अपोज करवाते हैं करंट का, एक अंदर से ही अगर अपोज हो। सो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो किन किन चीज पर डिपेंड करता है? जैसे आपने दो सेल बनाए, इसमें दो इलेक्ट्रोड है बेटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा कि आपने कम कर रखा है कि ज्यादा। उन इलेक्ट्रोड्स का एरिया, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और साथ ही टेम्परेचर, इन चीजों पे आपका सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपके पास ये डायग्राम है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। सो आपने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन पढ़ा होगा, जिससे आप ये आर का फॉर्मूला निकालते हो, स्मॉल आर, E माइनस वी अपॉन वी इंटू में आर। यहां से आप इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आर किसी का 0 हो जाए तो उस केस में E और V आपके इक्वल हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये सारी बातें थी सेल से रिलेटेड, सोर्स से रिलेटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक मैं बात बताना चाहती हूं, इस साल सीबीएसई ने कुछ टॉपिक डिलीट किए हैं। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है आपका, इससे एक आपका टॉपिक है बेटा कलर कोड का, वो नहीं करना है, वो सीबीएसई ने इस साल आपका डिलीट कर दिया है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ हैविंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ऐसे एक फॉर्मूला होता था और बहुत इजी से क्वेश्चन आते थे, वो इस साल सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। साथ ही रेजिस्टेंस के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वो टॉपिक भी आपका डिलीट हो चुका है, तो वो आपको प्लीज नहीं करना है। सीबीएसई के जो आपके बोर्ड एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिलीट हुआ है, वो आपको साइड से सिलेबस चेक करना पड़ेगा। मैं आपको जो आपके 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये बात बता रही हूँ। सो बेटा, अब टॉपिक डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ये स्टूडेंट्स, ग्रुपिंग ऑफ सेल के अंदर सबसे पहले डिस्कस करते हैं सीरीज ग्रुपिंग। आपके बहुत सारे सेल, जैसे n नंबर ऑफ सेल आपके सीरीज में है, तो उस केस में अगर आप इक्विवेलेंट देखना चाहते हैं कि कितना उसका ईएमएफ होगा, तो वो आपका इंडिविजुअल का सम होगा, E1 प्लस E2 सोन अप टू En तक। ऐसे ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना चाहेंगे तो वो भी आपका क्या होगा, R1 R2 सोन अप टू Rn तक। अगर करंट की बात करें तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR और I इक्वल टू V बाई R। लेकिन सर्किट में कुछ आपके इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो करंट आपका ये हो जाएगा। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि n आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, उस केस में जो आपका करंट है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, NE अपॉन NR प्लस R। इस केसेस में दो आपके स्पेशल केस और बनते हैं, मींस सब स्पेशल केसेस। नंबर 1, अगर आपका NR जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का सम है वो आपका वेरी वेरी ग्रेटर है एक्सटर्नल से, सो उस केस के अंदर जो आपका I है वो आपके एक सेल के करंट के बराबर होगा। लेकिन अगर आपने NR को वेरी वेरी लेस दिया है एक्सटर्नल R से, सो उस केस में जो आपको करंट मिलेगा वो आपको N टाइम मिलेगा सेल के रेजिस्टेंस से। ये आपको कहां पे हेल्प करेगा, अगर आपने बहुत सारे सेल को सीरीज में लगाया है और आप मैक्सिमम करंट चाहते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू आपकी ज्यादा होनी चाहिए, किन से,
इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इंटरनल आपके सेल हैं उनके जो रेजिस्टेंस है उनके सम से। अदरवाइज आपको जो करंट है वो आपको सिर्फ एक सिंगल सेल की वजह से मिलेगा। तो आपको इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। ऐसे ही अब हम डिस्कस करते हैं अगर आपके n सेल्स किसमें है, पैरेलल में है। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, अगर आपके पास पैरेलल ग्रुपिंग है तो आप यहाँ पे देखें आपके इस टाइप से n सेल आपके पैरेलल में है और उन सबके साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा है। इस सिचुएशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बेटा, उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। कई बच्चे थोड़ा पजल हो गए होंगे कि मैम ने ये इतना क्या लिख रखा है, क्योंकि पैरेलल के अंदर तो हर एक सेल का ईएमएफ सेम होता है। बिल्कुल आपने ठीक सोचा है बेटा, सेम होता है। लेकिन कई बार आप यहाँ पे देखें, सपोज आपको दे ही नहीं रखी उसकी वैल्यू कि कितना है, वो जो सेम पे है वो कितना है, लेकिन आपको गिवन है इंडिविजुअल सेल और इनकी वैल्यू। तो आप यहाँ देखिए, इसको भी जब सोल्व करोगे आप तो वहां पे इक्विवेलेंट आपका रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन, अगर आपके सेल किसमें लगे हैं, पैरेलल में, n सेल्स। ऐसे ही R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद जैसे कि स्पेशल केस में अगर हम n आइडेंटिकल सेल्स लेते हैं तो सबका E इक्विवेलेंट आपके पास R आएगा, सॉरी E आएगा, और जो टोटल रेजिस्टेंस है आपका R इक्विवेलेंट वो R अपॉन में n आएगा। करंट की अगर बात की जाए तो वो आपका E अपॉन में R बाई n प्लस R आएगा। यहां से फिर से दो सब आपके केस बनेंगे। क्या, एक आपका जो R बाई n वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उस टाइम पे जो आपको करंट मिलेगा वो आपको n टाइम मिलेगा किसके, एक सिंगल सेल के करंट के। और अगर इससे अपोजिट केस लेते हो तो आपको करंट मिलेगा सिर्फ एक सेल की वजह से। कहने का मतलब है, कंक्लूजन क्या निकला यहां से प्यारे बच्चों, कंक्लूजन ये निकला अगर हमारे पास n आइडेंटिकल सीरीज में थे, है ना, सीरीज में, तो वहां पे अगर हमें करंट मैक्सिमम चाहिए है तो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा लेनी पड़ेगी। और पैरेलल में बहुत सारे सेल हैं और वहां पे अगर हमें करंट मैक्सिमम चाहिए है तो हमें ये जो इंडिविजुअल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इनका जो सम है उसकी वैल्यू हमारी ज्यादा होनी चाहिए, किससे, इस R से। तभी हमें जो करंट मिलेगा वो n टाइम मिलेगा किसके, एक सिंगल सेल के करंट के बराबर के। सो इन दिस मैनर वी कैन कंप्लीट दिस टॉपिक, ग्रुपिंग ऑफ सेल, सीरीज एंड पैरेलल। मिक्सिंग वाला आप ऐसे ही इन दोनों को कंबाइन करके ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज किरचॉफ्स लॉ। सो किरचॉफ्स लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों कई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता। कहने का मतलब कोई कॉम्प्लिकेट सिचुएशंस में ओम्स लॉ जब अप्लाई करते हैं तो हम आंसर नहीं निकाल पाते, वहां पे हमारी किरचॉफ्स लॉ हेल्प करता है। किरचॉफ्स लॉ टू टाइप का होता है बेटा, एक करंट लॉ होता है, एक आपका वोल्टेज लॉ होता है। सो डिस्कस करते हैं, वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज किरचॉफ्स लॉ। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि दो टाइप का किरचॉफ्स लॉ होता है, फर्स्ट जंक्शन रूल, सेकेंड वन इज लूप रूल। तो इनको डिस्कस करते हैं कि दोनों में क्या होता है। नंबर वन, जंक्शन रूल के अंदर जो टोटल करंट होता है उसका सम 0 होता है बेटा। मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया है। सपोज किसी जंक्शन के ऊपर आपके 3 करंट ऐसे एंटर और लीव कर रहे हैं। आई आपका एंटर कर रहा है, 2 करंट आपके लीव कर रहे हैं, तो तीनों का जो सम होगा वो आपका इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे आप एक छोटी सी ट्रिक याद करनी है, कोई करंट अगर जंक्शन की साइड आ रहा है, अंदर एंटर कर रहा है, तो पॉजिटिव लेते हैं उसकी डायरेक्शन को, उसकी साइन को, और जो बाहर जाता है उसको नेगेटिव लेते हैं। अगर मैं ये अप्लाई करूं तो आई अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव, I1 I2 बाहर जा रहे हैं तो नेगेटिव, राइट। लेकिन ओवरऑल सबका सम क्या है, इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इसके अंदर आपका चार्ज कंजर्व रहता है। सेकेंड आपका है लूप रूल। तो लूप में क्या है आपका, टोटल राइज इन पोटेंशियल और टोटल फॉल इन पोटेंशियल, उनका सम जो आपका है वो 0 के इक्वेट होता है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए लिया है ताकि आप किरचॉफ्स लॉ को किसी लूप के ऊपर कैसे अप्लाई करें। सो डियर स्टूडेंट, बहुत सारी बुक में अलग अलग टाइप के रूल्स होते हैं, तो उन बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको एक सिंपलेस्ट सबसे इजी तरीका बताती हूँ, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो प्लीज फोकस करना। सपोज अपने पास ये सिचुएशन है जहां पे दो आपके सेल हैं E1 और E2, दो रेजिस्टेंस लगे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लूप ले रही हूं ABDEA, पूरे वाला कंप्लीट लूप, ठीक है। इस लूप में हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर करंट हमारी डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव लेना, और हमसे अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लेना, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है। हम इधर चले तो बैटरी का कौन सा, सॉरी सेल का कौन सा एंड पहले है, पॉजिटिव,
तो मैंने ई को पॉजिटिव लिखा। मैं इस एंड पे आई तो मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जितना इसके अंदर से करंट जा रहा है और जितना इसका रेजिस्टेंस है, दोनों का प्रोडक्ट। तो करंट हमारा इधर आ रहा है, हम कहां जा रहे हैं, ए से बी की साइड, तो करंट हमसे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए मैंने लगाया नेगेटिव। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 कितना होगा, I1 इंटू R1। उसके बाद नेक्स्ट हम नीचे गए, यहाँ इस आर्म में कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। फिर हम बाद में गए तो यहाँ पे सेकेंड हमारे पास जो सेल है उसका नेगेटिव एंड पहले है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, नेगेटिव E2। उसके बाद इस वाली आर्म में भी कोई रेजिस्टेंस ड्रॉप का नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा और हम कहाँ पहुंच गए, ए पे। सो ये अपने पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ई वाली टर्म्स को एक साइड रखो, आई आर वाली को सेकेंड साइड, तो ये अपने पास रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी इस पर्टिकुलर लूप के लिए। ऐसे ही एक और लूप के लिए ट्राई कर लेते हैं। सपोज अब की बार हम ए एफ सी बी ए ऐसे चलते हैं, तो यहां पे चले तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं, यहां चले तो I इंटू R2, और क्योंकि डायरेक्शन हमारी करंट की हमारे साथ है तो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, तो मैंने यहाँ पे प्लस I R2 लिखा। उसके बाद इस साइड पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, हम यहां जा रहे हैं, हम भी यहां जा रहे हैं, करंट भी हमारे साथ है, तो उसको फिर से पॉजिटिव लोगे, I1 इंटू R1। उसके बाद पहले कौन सा टर्मिनल आया, नेगेटिव, तो E1 को हमने क्या लिखा, नेगेटिव विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इस E को हम एक साइड ले जाएंगे, तो ये इक्वेशन 2 अपने पास इस लूप के लिए पर्टिकुलर रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो अगर आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे किरचॉफ्स लॉ की प्रॉब्लम को, तो कभी भी आपकी एरर नहीं आएगा, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हीटस्टोन ब्रिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपका क्या है, इस ब्रिज के अंदर आपके 4 रेजिस्टेंस होते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम एक अननोन वैल्यू के रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सपोज अपने पास P, Q, R, S 4 रेजिस्टेंस हैं, जिसके अंदर हमें P और Q की वैल्यू पता है ऑलरेडी। R है वो एक वेरिएबल रजिस्टर है, और S एक ऐसा रजिस्टर है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम सर्किट के अंदर G हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, हम यहाँ पे R की वो वैल्यू सेट करते हैं जिससे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दे, मींस उसके अंदर करंट आपका 0 हो जाए। उसके ऊपर जब आपका करंट 0 डिफ्लेक्शन देता है गैल्वेनोमीटर में, एक कंडीशन फुलफिल होती है बेटा, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। जैसा कि आपके मैंने बताया, सीबीएसई ने इस साल रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल को डिलीट कर दिया है, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूज होता था, लेकिन कैपेसिटर के जो न्यूमेरिकल है वो आपके डिलीट नहीं हुए हैं। सो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके इस फॉर्म में कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है, आप बोलेंगे कि मैम ने फर्स्ट यूनिट को सेकंड में डाल दिया, तो मैं कंपेयर करके बता रही हूं आपको कि सपोज आपके कैपेसिटर इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में अगर है और ये रेशो बन रहा है कि C1 और C2 का रेशो, C3 और C4 का रेशो इक्वल है, तो आप इस सेंटर वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो आपके पास ये रहेगा। अब आपके पास इसको सोल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टर सीरीज में, ये भी सीरीज में, उसके बाद जो आंसर आएगा वो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। सो यू कैन इजीली कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। सो डियर स्टूडेंट, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो आप लैब में परफॉर्म करते हो वो होती है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज की हेल्प से भी हम अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल है वो आपका है व्हीटस्टोन ब्रिज का ये वाला फॉर्मूला, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। सो उसको डिस्कस करते हैं। वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज मीटर ब्रिज। सो ये मीटर ब्रिज आप देखें एक बारी, इसके अंदर ये आपका पूरा सेटअप एक वुडन ब्लॉक पे होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर वुडन आपका बोर्ड होता है, उसके ऊपर ये सारा सेटअप होता है। ये आपका प्रैक्टिकल भी है लैब में मीटर ब्रिज का। इसके ऊपर ये आपकी जो वायर होती है, ये आपकी स्ट्रिप होती है, ठीक है, कंडक्टिंग स्ट्रिप है ये। यहां से लेके यहां तक की जो ये लेंथ की जो वायर लगी होती है आपकी बेटा, ये आपकी मीटर 1 मीटर की होती है, मींस 100 सेंटीमीटर की। इन दो एंड के बीच में हम लगाते हैं एक रियोस्टैट, जिसका नाम मैंने R रखा है। इन दो एंड के बीच में जो रेजिस्टेंस लगता है वो होता है अननोन, जिसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। ये जो वायर है, इसके ऊपर यहां पे
डी पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर को अटैच किया जाता है। गैल्वेनोमीटर के दो एंड होते हैं बेटा, एक एंड को आप डी पॉइंट से कनेक्ट करोगे, दूसरे वाले को जो कि होती है पेन जैसी, जिसको हम इस वायर के ऊपर हल्का हल्का स्लाइड करते हैं, वो जॉकी लगी होती है पेन जैसे साइज की। उसके बाद ए पॉइंट से, यस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रिकॉशंस में भी आता है, ए पॉइंट से बैटरी के पॉजिटिव को हमें जोड़ना होता है, बैटरी के नेगेटिव को की के पॉइंट से, और की के सेकेंड को हम जोड़ेंगे सी से। सो ये आपका है कंप्लीट सर्किट। ये ऐड करने के बाद अब क्या करना होता है प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस बॉक्स से सुटेबल वैल्यू का रेजिस्टेंस हमने निकालना है। हमने उसको ओपन किया, निकाला, उसके बाद इस जॉकी को, जो एक पेन जैसा मैंने आपको बताया होती है, इसको हल्का हल्का ए एंड से इसके ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट करना है, रब नहीं करना है, क्योंकि रब करने से जो वायर है आपकी वो बहुत पतली होती है और वो आपकी क्या हो जाता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका यूनिफॉर्म नहीं रह पाता। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि उसको आप रबिंग ना करें, आप हल्का हल्का उसके ऊपर उसको स्लाइड करें। किस पोजीशन तक आपको स्लाइड करना है, उस पोजीशन तक जिस पोजीशन पे इस गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन नहीं आ जाती। नल डिफ्लेक्शन मींस आपका करंट जीरो नहीं हो जाता। जिस पॉइंट पे करंट की जो निडल है वो आपकी जीरो पे आ जाएगी, वहां पे आप इसको स्टॉप कर दोगे। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का स्केल लगा होता है बेटा, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज है। मीटर क्यों, क्योंकि इसमें जो स्केल है आपका वो 1 मीटर का होता है। ब्रिज क्यों, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, P/Q इक्वल टू R/S का, और नल डिफ्लेक्शन पे ये वर्क करता है। इससे हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालते हैं। इसलिए सो सपोज हमारे पास वो वैल्यू आ गई नल डिफ्लेक्शन वाली। अब A से लेके वहां तक के डिस्टेंस को हम L मानेंगे। कंप्लीट हमारे पास 100 है, तो अगर ये L है तो ये कितनी बच गई, 100 माइनस L। सो इसको अप्लाई कैसे करना है, अपने पास मेन फॉर्मूला होता है P/Q इक्वल टू R/S। R कौन सा, ये वाला जो रियोस्टेट से वैल्यू पुट करोगे वो R है। S है वो क्या है, X। S की वैल्यू को क्या माना है हमने, X। P क्या है, P आपका है ये वाला, जो ये यहां से लेके यहां तक वायर है, इसकी जो वैल्यू है ये आपका रेजिस्टेंस है, इसको मानना है L। उसके बाद B से लेके C तक का ये जो डिस्टेंस है ये आपके वैल्यू है Q की। कहने का मतलब एक टाइप से ये आपके 4 पार्ट हैं जो इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो आपने पुट किया, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कैपिटल R 100 माइनस L/L। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना बात, रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने रेजिस्टेंस निकाला है तो इसका मतलब R आपको पता है कि आपने कितना रेजिस्टेंस अप्लाई किया है। L लेंथ है वो आपको प्रैक्टिकल करने के बाद पता चलेगी, और 100 माइनस L कहने का मतलब सारी की सारी वैल्यूज पुट करके आप इस x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि आपका क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। एक केस खत्म हुआ। अब पेपर में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है, 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1, आपका सिंपल बहुत इजी पेपर आए, आपको एज इट इज इसकी थ्योरी और ये डायग्राम बनाने को दिया जाए, जो कि चांसेस बहुत कम है। नंबर 2, एप्लीकेशन बेस। यस, ये आ सकता है। एप्लीकेशन बेस में क्या आता है बेटा, कि सपोज ये जो x है इसके साथ में हम एक और रेजिस्टेंस लगा दें सीरीज में, तो अब आप बताएं कि ये जो लेंथ है इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या इसको पैरेलल में लगा दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, ये मैं आपको शेयर करूंगी लिंक में भी, और आपको आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी मैं। सो नेक्स्ट थिंग इज, आप ध्यान दें इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका थर्ड, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आ सकते हैं आपके एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोल सकते हो, हायर ऑर्डर जो आपके हॉट होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं आपके, वो आ सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के। लाइक अगर हम ये जो A और B है, ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इनको अगर ये बोला जाए कि G जो है उसने जब जॉकी से आपने स्टार्ट किया उसको स्लाइड करना, तो दोनों साइड, यस, यहां से भी आपके डिफ्लेक्शन सेम आई, तो व्हाट इज द एरर, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या एरर थी, दोनों साइड डिफ्लेक्शन सेम आ रही है। या आपका ये क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों कि जब आपने यहां पे एक रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड किया, तो अब आप बताएं कि जो आपका नल डिफ्लेक्शन है वो आपका A की साइड मूव होगा पॉइंट, या B की साइड, मींस आपका पहले से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। या इस टाइप से आ सकता है कि किस पॉइंट के ऊपर आपका मीटर ब्रिज सबसे सेंसिटिव होगा। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन बहुत सारे इससे पूछे जा सकते हैं। तो जो आपको प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट सैंपल पेपर से, डिफरेंट बुक से आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है।
सो कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप अपने चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में इस पर डाल सकते हैं कि मैम ऐसा कोई वीडियो बनाएं जो सिर्फ आपका मीटर ब्रिज से रिलेटेड हो और जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं इस टाइप के और भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूं, शेयर करूं स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। यस, दिस इज अनदर प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक। ये आपका थ्योरी में भी है और इससे बेस्ड आपके प्रैक्टिकल 3 प्रैक्टिकल आपके हैं, जिसमें से आप 2 तो पक्के से पक्का ही करना। जैसे नंबर 1, 2 सेल का ईएमएफ कंपेयर करना या 1 सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो ये 2 आपके प्रैक्टिकल्स हैं जो आप इजीली कर पाएंगे इस टॉपिक को करने के बाद। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या काम करता है, क्या इसका प्रिंसिपल है? सो डियर स्टूडेंट, आपने वोल्ट मीटर सुना होगा कि वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है, तो मैं ये बोलूंगी पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल मींस वोल्टेज को मेजर करता है। सो अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? वोल्ट मीटर में और पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस क्या है? सो बड़ा ही डिफरेंस है दोनों के अंदर। क्यों? क्योंकि जो वोल्ट मीटर आपका होता है बेटा, वो थोड़ी बहुत वोल्टेज को ड्रॉप करता है। कहने का मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको देता है वोल्टेज की, लेकिन पोटेंशियोमीटर आपके विदाउट एनी वोल्टेज ड्रॉपेज, कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं करता, एक्यूरेट आपको वोल्टेज बताता है। नंबर 2 पे जो इनका डिफरेंस है, वोल्ट मीटर जो है आपका वो जस्ट वोल्टेज मेजर करने के काम आता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर आपका वोल्टेज मेजर करने के साथ साथ आपका 2 सेल का ईएमएफ भी कंपेयर करता है। यहां पे ईएमएफ आएगा, ईएमएफ ऑफ 2 सेल, और साथ ही अगर आपके पास कोई सेल है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे आप फाइंड आउट करें वो भी आपको बताता है। थर्ड डिफरेंस है जो है, वोल्ट मीटर नल डिफ्लेक्शन पे काम नहीं करता, उसमें कोई भी गैलोमीटर अप्लाई नहीं होता, लेकिन पोटेंशियोमीटर आपका नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है। तो ये कुछ मेन डिफरेंस है बेटा जो पोटेंशियोमीटर को वोल्ट मीटर से डिफरेंशिएट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। पोटेंशियोमीटर का आपको पता चल गया है एक्चुअली है क्या, करता क्या है। इसका जो प्रिंसिपल है वो है वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ इंक्रीज करते जाओगे उतना ही वोल्टेज ड्रॉप आपका इंक्रीज होता जाएगा। अब डिस्कस करते हैं इसका एप्लीकेशन पार्ट, और ये दोनों के दोनों सर्किट डायग्राम, ये दोनों के दोनों थ्योरी के टॉपिक आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। जब आपको कंपैरिजन करना होता है सेल को 2 सेल के ईएमएफ को, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है बेटा, सपोज ये ए बी है, ये आपके पास कोई वायर है। अच्छा, कई बुक में आपको ये सर्किट डायग्राम अलग भी मिलेंगे बेटा, उसमें आपको सेकंड टाइप का डायग्राम मिलेगा, बाकी चीजें यही होंगी, लेकिन जो लेंथ है आपकी, वो लेंथ आपकी एक वायर ना लेके आपकी नंबर ऑफ वायर्स होती हैं, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, आप कितनी भी लेंथ इंक्रीज कर सकते हो आपकी। सो वो डायग्राम भी आपका ठीक है। सो यहाँ पे ए पॉइंट से हमने क्या क्या चीजें कनेक्ट की हैं, और ये प्रिकॉशंस में भी ध्यान रखना है। हमेशा मीटर ब्रिज है आपका, पोटेंशियोमीटर है, कोई भी है, जो 0 पॉइंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट, उसी से आपका जो सेल है उसका पॉजिटिव, और जिन 2 सेल का ईएमएफ कंपेयर करना चाहते हो उनका पॉजिटिव कनेक्ट करोगे तो कभी भी एरर नहीं आएगी प्रैक्टिकल में। सेकेंड थिंग, ये जो आर है ये इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक की लगा रखी है, एक रियोस्टेट लगा रखा है, एक गैल्वेनोमीटर है, और 2 आपके पास सेल है। ये सेल आपके डैनियल और आपके लैग्रेंज सेल है। अब क्या करना है, सबसे स्टार्टिंग में यहां पे ये जो है ये 2 वे की है बेटा। 2 वे की मतलब एक टाइम पे हम दोनों सेल में से किसी एक सेल को ऑन करेंगे। तो स्टार्टिंग में सपोज हमने इस पहले वाले सेल के साथ इसको कनेक्ट किया, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। सपोज हमने E1 के साथ कनेक्ट किया, इस की को प्रेस किया, तो ये जो आपका प्राइमरी सेल है इससे आपका मेन काम होना स्टार्ट हो गया। आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस बॉक्स से सुटेबल वैल्यू का रेजिस्टेंस निकालना है और अपनी जोकी को फिर से स्लाइड करना स्टार्ट करना है। कब तक, जहां पे आपका ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन ना दे दे। सपोज उसने L1 पोजीशन पे दी, सो फर्स्ट केस में E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1, राइट। सेकेंड केस में क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम की को दोबारा से ऑन करो, मतलब ऑफ करो, बाहर निकालो की को। अब की बार आप इससे डिस्कनेक्ट करके उसको E2 से कनेक्ट कर दो। जब E2 से करोगे तो आपको किसी अलग लेंथ के ऊपर नल डिफ्लेक्शन मिलेगी। सपोज वो लेंथ आपकी L2 है, फिर आप L1 और L2 को कंपेयर करोगे, जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है। सो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब हटाओगे तो कोई कांस्टेंट क्या आता है दोनों केसेस में, जो आपका कैंसिल हो जाता है बेटा।
सो इन दिस मैनर यू कैन कंपेयर। इन दो में से अगर आपको एक सेल का ईएमएफ पता है, सपोज आपके पास E1 का पता है, आपको E2 का निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करके आप E2 की वैल्यू को भी निकाल सकते हो। मींस आप कंपेयर भी कर सकते हो, और अगर आपको एक की वैल्यू पता है तो आप सेकंड की वैल्यू भी निकाल सकते हो। सो ये आपका था इसका फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट। आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया है। नेक्स्ट आपके पास है इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालें। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है सर्किट डायग्राम में। यहाँ पे जो दो आपके पास सेल थे, अब दो की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब किसी भी एक सेल को रख सकते हो जिसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। सपोज हमने यहाँ पे एक सेल को रखा और उसके साथ में हमने दो चीजों को ज्वाइन किया बेटा, उसके पैरेलल में एक एक्सटर्नल और रेजिस्टेंस जोड़ा है और एक की है। इसका मतलब सर्किट में अब अपने पास दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और दो की है, एक आपकी ये वाली की और एक आपकी ये वाली की। लेकिन डिफरेंस क्या है रेजिस्टेंस में, ये जो रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल है जिसको रियोस्टैट बोल सकते हो, लेकिन यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो आपका फिक्स वैल्यू का बेटा, आप उसको एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू रखो। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, सबसे स्टार्टिंग में ये देखो ये की तो आपकी दोनों टाइम ऑन रहेगी, ये जो की है आपकी सेकेंड वाली की, इसको आप एक टाइम ऑन रखो, एक टाइम आप उसको ऑफ रखो। जब आप इसको ओपन करेंगे, इस की को मतलब ऑफ करेंगे कहने का मतलब, तो उस टाइम पे जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा तो वो ई होगा, मतलब ये जो सेल है आपका इसकी वजह से होगी वो लेंथ, तो वो हमने L1 मानी। नेक्स्ट टाइम पे जब आप इस की को भी प्रेस करोगे तो ये वाला जो है ये भी इसके इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, मतलब ये भी सर्किट में इंक्लूड होगा। तो उस टाइम पे जो वोल्टेज होगी वो ई ना मान के हम V मानेंगे। सो V इज प्रोपोर्शनल टू L2। दोनों बातों को आपने कंबाइन किया, K से K रिमूव कर देना, तो आपके पास E बाय V आ जाएगा L1 बाय L2। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान है बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो स्मॉल r आपका होता था E बाय V माइनस 1 इंटू में R। अब आप मुझे बताएं कि जो E बाय V है इसकी वैल्यू L1 बाय L2 अगर मैं यहां रख दूं तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। अब इस नए फॉर्मूले में L1 मुझे पता है, L2 मुझे पता है, एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है जो आपका वो आपको पता है, सबकी वैल्यू को पुट करके आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो इन दिस मैनर वी कैन कंप्लीट दिस टॉपिक। यहां से भी बेटा आपको 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट अपना है हीटिंग इफेक्ट। ये वाला जो पोर्शन है बेटा आपका हीटिंग इफेक्ट, इसमें आपके क्योंकि सिलेबस में है ये, कुछ टॉपिक कई बार पेपर में नहीं भी आता, बहुत इजी वाला पार्ट है, तो इसको मैं एक ही स्लाइड में खत्म करने वाली हूं। उसके बाद आज अपनी ये क्लास यहीं पे ओवर होगी। सो वेट अ मिनट, अभी डिस्कस करते हैं लास्ट की हीटिंग इफेक्ट के जो 4 टॉपिक हैं, ये आपको मैं अगले 5 मिनट में कवर करवाने वाली हूँ। सो वेट अ मिनट। यस स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास इज हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट वाले टॉपिक में आपके सब टॉपिक है 4, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे नंबर 1 जूल्स लॉ। एक साइंटिस्ट हुए हैं जूल्स, उन्होंने एक लॉ दिया था बेटा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो अपने जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए बना है, उसके साथ एनर्जी का कुछ पार्ट हीट में वेस्ट करेगा। आपके घर में आप देखना कितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो थोड़ा बहुत अपनी एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कितनी में। वो फॉर्मूला जो था जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ हीट, वो आपका फॉर्मूला है ये वाला, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। यहां पे आप इस फॉर्मूले को 3 टाइप से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेनली ये जो फॉर्मूला ये बनता किससे है, पावर जो होती है आपकी वो ये होती है W बाई dt। क्योंकि वर्क और हीट का आपका फॉर्मूला सेम होता है तो आप इसको ये फॉर्मूले में ले सकते हो। H का फॉर्मूला आपका बन गया पावर इंटू टाइम। अब क्योंकि पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, P इक्वल टू VI स्क्वायर R, V स्क्वायर बाई R, तो ये 3 फॉर्मूले पावर के पुट करके आप हीट के भी 3 अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हो। हीट की जो यूनिट है वो आपकी जूल होती है और सेकेंड यूनिट आपकी कैलोरी होती है। 1 जूल में 4.2 कैलोरी होते हैं आपके, ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पावर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पावर के आपके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, जैसे VI स्क्वायर R, V स्क्वायर R, या कहीं पे आपने वर्क अपॉन टाइम भी पढ़ा है। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी वाट। कई बार ऐसे होते हैं बहुत सारे बल्ब आपकी सीरीज में है, पैरेलल में है, तो उसमें से अगर मान लो एक बल्ब आपका रिमूव कर दिया तो बताओ पावर क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आते हैं, तो उनके लिए आप इन फॉर्मूला को प्लीज थोड़ा ध्यान दें। अगर आपके जैसे सपोज n नंबर ऑफ कोई भी आपके कंडक्टर है जो आपकी सीरीज में लगे हैं, तो पावर निकालनी है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अगर वो पैरेलल में है तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये क्या चीज है,
अगर आप चाहते हो कि आपके सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो तो एक कंडीशन है बेटा, अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए तभी आपके सर्किट से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। उसके लिए क्या करो आप, पावर आपके पास आई स्क्वायर आर है, तो यहाँ पे अगर आई स्क्वायर की वैल्यू में ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर पुट करूं, और ये कंडीशन है बेटा डीपी बाई डी आर विल बी इक्वल टू 0, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की ये कंडीशन है। इसके अंदर अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो इसको मैंने कैसे लिखा मैं आपको बताती हूं। नीचे वाले का होल स्क्वायर होता है बेटा, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। इस पूरे को जब आप जीरो के इक्वेट करोगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास ये आएगा कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर, और इस केस में जो एफिशिएंसी है आपकी वो 50% तक आपको मिलती है। नेक्स्ट थिंग इज फ्यूज वायर। तो सर्किट के अंदर जो आपका मेन है इलेक्ट्रिक जो बोर्ड है आपका, वहां पे फ्यूज वायर होती है। ऐसे बोलते हैं फ्यूज उड़ गया। आजकल एमसी होती है कि एमसी गिर जाती है आपकी, अगर एकदम से आगे से बहुत ज्यादा आपकी वोल्टेज आ जाती है, ताकि आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बच सके। ये सेफ्टी डिवाइस टाइप से होता है, जिसको हम यूज करते हैं। तो फ्यूज वायर के बारे में कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे फ्यूज वायर एक्चुअली लेड और टिन के अलॉय से मिलकर बनी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। इसका इस टाइप का इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, कि ज्यादा एकदम सर्किट में करंट आ जाए तो ये मेल्ट होके अपने जो हाउस की जो अपना इलेक्ट्रिसिटी की जो सर्किटिंग है उसको सेव कर सके, उसको बचा सके। ये एक सेफ्टी डिवाइस है। नेक्स्ट इसको सर्किट के साथ सीरीज में लगाया जाता है। अगर ये देखा जाए कि कितने टाइम के अंदर ये मेल्ट होती है, तो एक रिलेशन होता है बेटा, T इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, एरिया के स्क्वायर पे डिपेंड करता है टाइम। ऐसे ही अगर इसकी करंट कैपेसिटी देखी जाए कि फ्यूज वायर की करंट कैपेसिटी कितनी होती है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर का क्यूब अपॉन में उसकी डेंसिटी। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात, फ्यूज वायर में जो करंट कैपेसिटी है वो लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। फ्यूज वायर की लेंथ कितनी भी है उससे उसकी करंट कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उसकी डेंसिटी और उसकी रेडियस से इफेक्ट पड़ता है। तो आप ये थोड़ा ध्यान दें। तो इन दिस मैनर वी कैन कंप्लीट this unit second current electricity. So in next video हम start करेंगे अपनी next unit. So thank you student, take care.